हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यति क्लासेस चैनल। मैं अविनाश त्यागी आप सभी का यति क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो जैसा कि मैंने कहा था कि हम एक उत्थान सीरीज लेकर आ रहे हैं। ये 15 दिन की सीरीज है बच्चों, 15 दिन का कोर्स है। इस कोर्स का एम उन बच्चों के लिए बनाया गया है और जिसमें कि मैक्सिमम कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट लाइक करती है, जो कि शुरुआती समय में आईआईटी और नीट की परीक्षाओं के लिए जब कोचिंग स्टार्ट करते हैं तो विद इन फ्यू मंथ्स उन्हें एक मिड स्टडी क्राइसिस से गुजरना पड़ता है। वो मिड स्टडी क्राइसिस है क्या, पहले मैं ये बता देता हूं। मिड स्टडी क्राइसिस का मतलब है कि जैसा कि आप अभी 10th क्लास तक पढ़ते हुए आए हैं तो आपको स्कूल करिकुलम की आदत है कि भैया ये स्कूल में ऐसे पढ़ा जाता है, तो आप उसी तरीके से पढ़ने की कोशिश करते हैं। पर जब आप उसी तरीके से कंपटीशन में पढ़ने की कोशिश करते हैं तो वो चीज आपको यहां पर उतना सहायक नहीं प्राप्त हो पाता उससे, या वो उतनी सहायक नहीं हो पाती। तो उसके कारण से क्या होता है कि मैं धीरे धीरे लैग करना स्टार्ट कर देता हूं, बच्चा लैग करना स्टार्ट कर देता है एंड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम वो लैग इतना ज्यादा हो जाता है कि उससे सवाल नहीं बनते। क्योंकि कंपटीशन में एक सीधी सी कहावत है कि इफ यू डू 5000 क्वेश्चंस इन 2 years ऑफ स्पैन, the first question which you will see in IIT JEE exam is 5001st। तो सीधी सी बात है कि कोई करा हुआ क्वेश्चन आ जाएगा बिल्कुल वैसा का वैसा, इसकी संभावनाएं बहुत कम रहती हैं। तो हर क्वेश्चन एक यूनिक होता है। तो हम जो सिखाते हैं कोचिंग में, या कोचिंग इंडस्ट्री जिस तरीके से वर्क करती है, उसके पीछे की भावना ये होती है कि भाई आपको आपके दिमाग को इतना डेवलप कर दिया जाए कि आप अपने आप ऑन द टेबल सवाल करने के लायक बन जाएं। इस चीज को समझते समझते बच्चे को जितना समय लग जाता है उसमें उसका इतना लॉस हो चुका होता है कि वो समय के साथ साथ अपना काफी कॉन्फिडेंस लूज कर जाता है। तो उस लूज्ड कॉन्फिडेंस की स्टेट में फिर उसे उठाने का, वो उठना चाहता है पर उसे उठने का मौका ही नहीं मिल पाता, क्योंकि करिकुलम इतने पेस के साथ जा रहा होता है। तो वो बेचारा वहीं पर दबता जाता है, दबता जाता है, दबता जाता है, दबता जाता है, और इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जहां वो एक सक्षम विद्यार्थी के रूप में डेवलप हो सकता था, वहीं वो बिल्कुल निराधार हो जाता है और कई बार तो इतना हताश हो जाता है कि वो अपनी कंपटीशन की तैयारी छोड़ भी देता है। तो ये 15 दिन का कोर्स जो मैंने डिजाइन किया है बच्चों, ये उन्हीं बच्चों के लिए किया है जो बिल्कुल इस परिस्थिति से वाकिफ है, जो बिल्कुल मेरी हर कही हुई बात को फील कर पा रहे हैं और जिन्हें लग रहा है कि हाँ ये घटना उनके साथ भी घट रही है। तो ये सीरीज मैंने उन बच्चों के लिए बनाई है कि भाई जो बच्चा मिड स्टडी क्राइसिस में इस समय लैंड कर चुका है या कर रहा है। अगर आप बहुत बढ़िया कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप फुल कॉन्फिडेंस से सब सीखते हुए जा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर तो जो चीजें मैं आपको बताऊंगा वो चीजें आपको आती ही होंगी। पर अगर आप जो मैंने बातें बताई आप उसी दौर से गुजर रहे हैं और वो चीज कहीं ना कहीं आप भी फील कर रहे हैं, तो ये आपके लिए ही है। और आपके ऐसे अनेक मित्र जो आपसे बिल्कुल इन्हीं बातों से बिल्कुल संगत रखते हैं, वो भी, उनके लिए भी सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए मैंने इस सीरीज को ओपन कर दिया है। इसके लिए कोई चार्जेस नहीं ले रहा हूं मैं, आप सभी के लिए ये ओपन है कि जितने भी बच्चों का मैक्सिमम से मैक्सिमम फायदा हो सकता है वो बच्चे इस सीरीज से फायदा उठाएं। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे आप इस वीडियो को, ये पहला सेशन आ रहा है तो पहला सेशन आप जितना मैक्सिमम फॉरवर्ड कर सकते हैं, अपने जहां जहां भी मित्रों को भेज सकते हैं, जिन जिन को भी आवश्यकता है शेयर कर सकते हैं, फेसबुक जहां पर भी, इसे शेयर जरूर करें। मैं कहता हूं कि ज्ञान से बड़ा दान कोई दूसरा नहीं होता, और इसमें अगर आप सहभागी बनते हैं तो वो बेस्ट दान कहा जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए। तो जैसा मैंने कहा, उत्थान सीरीज का पहला लेक्चर है। मैं आपको क्या सिखाने वाला हूं? क्या मैं कोई चमत्कार कर दूंगा यहां पर खड़े हुए? मैं चमत्कार नहीं करूंगा बेटा, मैं एक फीलिंग आपके अंदर डेवलप करने की कोशिश करूंगा, एंड दैट फीलिंग इज ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन। कि कंपटीशन में जब आप प्रिपरेशन करने उतरे हैं तो आपके अंदर समय रहते हुए कंपटीशन की फीलिंग डेवलप हो जाए, क्योंकि वंस दैट फीलिंग विल गेट डेवलप्ड यू विल ऑटोमेटिकली गेट ट्यून्ड विद द प्रेजेंट करिकुलम ऑफ योर एंड द प्रेजेंट पेस ऑफ योर सिलेबस। आप उससे आराम से सिंक्रोनाइज कर जाएंगे, इसमें आपको कोई दुविधा नहीं आएगी। अब मैं क्या सिखाना चाह रहा हूं उसे ध्यान से पकड़िएगा, हर एक बात को। क्या बात है, और मैं अपनी बात एकदम स्पष्ट रूप से रखूंगा। मैं शुरुआत करता हूं एक एग्जाम्पल के साथ। कई बच्चे कहेंगे कि सर ये किसकी क्लास है? मैथ्स की क्लास है, फिजिक्स की क्लास है, केमिस्ट्री की क्लास है। ये किसी सब्जेक्ट की क्लास नहीं है बच्चों, ये सेशंस किसी सब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है। हाँ, ये आपके होंगे सेशन सब्जेक्ट से ही, पर
आप कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं है, ये ओवरऑल जो करिकुलम है मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री, उनमें जहां जहां बच्चा लूप होल फील करता है या जहां जहां ऐसा लगता है हमें कि यार इसकी फीलिंग बहुत अच्छी डेवलप नहीं हो पाती है बच्चों को, वो सारे पॉइंट्स हम इन सेशंस में लेने वाले हैं। एंड वंस यू विल कवर्ड ऑल दो सेशंस, आई होप एंड आई एम टोटली कॉन्फिडेंट अबाउट दैट कि आप बहुत बेहतर सिचुएशन में आ जाएंगे अपनी प्रिपरेशन को लेकर। ठीक है बच्चों, तो जैसा मैंने कहा मैं शुरुआत करता हूं एक सवाल के साथ। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इस सवाल को ध्यान से देखना होगा और सवाल को देखकर अप्रोच सोचनी है बस आपको, और कुछ नहीं करना है। कलम जहां मैं कहूं चलाने के लिए रजिस्टर खोल लीजिएगा, रजिस्टर और पेन खोलकर बैठिएगा मेरे सामने। जैसे ही मैं कहूं, बहुत लिमिटेड टाइम दूंगा आपको सोचने का, उतने में सोच के आपको जवाब देना होगा। ठीक है, सो क्वेश्चन इज दिस। पहला क्वेश्चन है, आप सोच रहे होंगे कुछ सिखा तो रहा नहीं, पहले ही क्वेश्चन दे दिया है। क्यों दे दिया है अभी समझ में आएगा आपको। इफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब is equals to 3abc and a plus b plus c is not equals to 0, then find value of a minus 2b plus 3b plus 3c plus 3c upon 2a like this. Okay, a minus 2b plus 3c, ये 3c है, कंफ्यूज ना हो, 3c upon 2a ये है। आपको इसकी वैल्यू बतानी है बच्चों। एक बार ध्यान से सिर्फ क्वेश्चन को ध्यान से देखें, करने का प्रयास करें, और मैं आपको समय दे रहा हूं 30 सेकेंड्स। 30 सेकेंड्स तक सोचे, एक बार मन में पूरा पहले विचारधारा प्रकट कर लो। ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं, जितना थोड़ा बहुत लिखना चाहो लिख लो, पर एक बार विचारधारा कन्वर्ट कर लो कि क्या क्या कर सकते हो। मतलब सवाल को देखकर तुम्हारे मन में क्या क्या ख्याल आ रहा है, बस इस चीज को एक बार सोच लो। 30 सेकेंड्स सोचो, सिर्फ सोचो। सोच लिया, आई थिंक 30 सेकेंड्स हो गए हैं। अब अपने मन में एक बार बेटा ये फीलिंग लेकर आओ, अभी तक आप क्या क्या सोचा, क्या आप कुछ सोच पाए कि यार ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे। कौन सी स्टेज है सोचने की? पहली स्टेज कि आपको कुछ दिखाई दे गया, कोई फॉर्मूला दिखाई दे गया जो आपको याद था पहले से, जैसे बेसिक्स के फॉर्मूले होते हैं ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो वाले, ऐसा कोई फॉर्मूला तुम्हें दिखाई दे गया। ये पहली स्टेज है, फर्स्ट स्टेज। दूसरी स्टेज, आपको कुछ दिखाई नहीं दिया, आपको अभी कुछ भी ऐसी फीलिंग नहीं आ रही है कि यार मतलब कैसे करें। या कुछ बच्चे सिंपली यूं सोच रहे होंगे कि यार हो कुछ इक्वेशन में पुट करके डालकर देखें क्या कुछ हो रहा है क्या। अगर आप पहली स्टेज में हैं बच्चों, आपको कोई फॉर्मूला दिखाई दे गया है और वो फॉर्मूला वही है जो मैं सोच रहा हूं, कौन सा? देखो याद होगा, इसे देखते ही क्लिक कर जाएगा आपको। ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc 9वीं कक्षा में पढ़ाया जाने वाला एक फॉर्मूला है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। एक बार अपने आप सोचकर बताइए बच्चों, आप में से कितनों को यह फॉर्मूला याद था? अगर आपको यह फॉर्मूला याद था तो आप एक बेटर कंडीशन में हैं, फिर उसके बाद ऑब्वियसली सॉल्व होता। अगर आपको यह फॉर्मूला ही याद नहीं था तो आपकी पहली स्टेज यह है कि हमें पहले बेसिक्स के सारे फॉर्मूले याद कर लेने हैं, क्योंकि ये फॉर्मूले ही हमारे, क्योंकि बेटा यही छोटी छोटी चीजें होंगी जो आगे जाकर आपको फंसाएंगी।
जितने भी फॉर्मूले ना, कोई बड़ी बात नहीं है, गूगल से एक बेसिक फॉर्मूले की शीट मांग लो, गूगल बाबा दे देंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये सारे फॉर्मूले जितने भी होते हैं, और एक ये वाला भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो ये सारे फॉर्मूलों की एक बार शीट ले लो, आज के आज करना, और उन सभी को याद करो अगर याद नहीं है तो, बहुत जरूरी है। अब जिन बच्चों का ये आ गया था और अब वो सोच रहे हैं कि भैया अब इसके आगे से कैसे करते, भाई सीधी सी बात है। अब देखो, अब बच्चा अभी भी जरूरी नहीं है कि फॉर्मूला आ जाने से सवाल आ जाएगा, ये अभी भी नहीं होने वाला है। कैसे? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इसका जीरो होना, क्योंकि ये इक्वल्स टू 3abc है ये क्वांटिटी, तो यानी ये क्वांटिटी जीरो हो जाएगी। एंड यू नो कि भाई अगर ये क्वांटिटी जीरो है, ध्यान से देखें कि अगर ये क्वांटिटी जीरो हो जाएगी तो दिस इज प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स, तो यानी कि या तो ये जीरो होगा या फिर ये जीरो होगा। पर क्वेश्चन ने इसे जीरो होने को मना किया है, ये जीरो नहीं हो सकता, ए प्लस बी प्लस सी इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, तो इसका मतलब है यही जीरो होगा। अब देखो, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल्स टू जीरो। अब बच्चा यहां से आप क्या कंक्लूजन निकालोगे? एक काम करो, आप वीडियो को यहीं पर रोको इस समय, जो भी बच्चा है, और इससे जरा निकालने की कोशिश करो उस चीज को जो मैंने अभी पूछी है। मैं तो अभी बताने जा रहा हूं क्योंकि मैं वीडियो में रुक नहीं सकता, पर आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं और पॉज करके इसे सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर आपने सॉल्व कर दिया तो आप मेरी पहली स्टेज क्लियर कर जाएंगे सोचने की कि हाँ यार पहली स्टेज में बच्चे को कोई गड़बड़ नहीं है। लेकिन अगर आप सॉल्व नहीं कर पाए तो इसका मतलब है कि पहली स्टेज जो आपका पहला लूप होल है जिस कारण से आपको दिक्कत आ रही है वो यहीं पर लाई कर रहा है। एक तो वो था फॉर्मूले वाला कि फॉर्मूले याद नहीं है, और दूसरा है कि यार अब इससे कंक्लूजन कैसे निकालें। वी हैव एवरीथिंग राइट नाउ, मेरे पास सब आ गया है, मतलब कंडीशन भी आ गई, लेकिन इस कंडीशन को मैनिपुलेट कैसे करें, इसे कन्वर्ट कैसे करें। सभी पॉज करके पहले सॉल्व करें, ठीक है, फिर देखते हैं। चलो अब मैं बताता हूं कि अब इसे करना कैसे है। ध्यान से देखो बच्चों, खाली एक कंडीशन है। कई बार बच्चा सोचेगा यार सर एक ही इक्वेशन है और 3 वेरिएबल्स हैं, एबीसी कैसे सॉल्व हो जाएगा। होता है बच्चों, हमेशा कहा जाता है कि यार इक्वेशन, जितनी इक्वेशन है उतने वेरिएबल होने चाहिए, पर कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें ये चीज नहीं भी वैलिड होती। जैसे कि ये इक्वेशन, इन्हें कहते हैं बाउंड्री कंडीशन से सॉल्व करना। किससे सॉल्व करना? बाउंड्री कंडीशन से। देखो अपन क्या करें, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca इक्वल्स टू 0। अब मैं क्या करूं, इस 2a स्क्वायर को स्प्लिट करूं a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर में, उसी तरीके से इसको स्प्लिट करूं b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर में, उसी तरीके से इसको स्प्लिट करूं c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर में। अब देखिए, एक a स्क्वायर, एक b स्क्वायर और एक माइनस 2ab, इन तीनों को एक साथ लिखो, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ऐसे। फिर एक इधर से a स्क्वायर ले लो, एक c स्क्वायर ले लो और ये माइनस 2ca को एक साथ लिखो, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ca लिख लिया। फिर क्या बचा, एक b स्क्वायर बचा, एक c स्क्वायर बचा और एक ये बचा। इसे तीसरे ब्रैकेट में लिखो, b स्क्वायर माइनस 2bc प्लस c स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब ये जो पहला ब्रैकेट है ना बच्चों, ये बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये जो दूसरा ब्रैकेट है ये बनेगा a माइनस सी का होल स्क्वायर, और ये जो तीसरा ब्रैकेट है ये बनेगा b माइनस सी का होल स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखिए, ये कंडीशन आ गई। अब अगर आप ध्यान से देखें तो स्क्वायर ऑफ एनी क्वांटिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव, सच है। तो यानी कि ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये भी एक पॉजिटिव है, ये भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। 3 पॉजिटिव क्वांटिटीज का एडिशन 0 कैसे हो सकता है? ये मात्र एक ही कंडीशन में पॉसिबल है, एंड दैट कंडीशन इज जब ये भी 0 हो जाए। 0 तो हो ही सकते हैं ना, ये भी 0 हो जाए और ये भी 0 हो जाए, नॉन नेगेटिव नंबर से तीनों। तो ये 0 हो जाए तो a इक्वल्स टू b हुआ, ये 0 हो जाए तो a इक्वल्स टू c हुआ, और ये 0 हो जाए तो b इक्वल्स टू c हुआ।
इसका मतलब है ये कंडीशन तभी वैलिड है जब A इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी हो बाल को। आई बात समझ में? अब जो पूछा था वो देखते हैं। देखिए किसकी कंडीशन पूछी गई थी, A माइनस टू बी प्लस 3c/2 में पूछा था ना। तो अपन जानते हैं कि A इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी आ गया, लेट एज्यूम इट इज सम वैल्यू k, यहां डालते हैं तो ये आएगा k माइनस 2k प्लस 3k डिवाइडेड बाई k आएगा 4 माइनस 2k इज 2k डिवाइडेड बाई k कट गया, आंसर है 2। देखिए बड़ा प्यारा सा आंसर आ गया। बात आंसर की नहीं है, बात इस बात की भी नहीं कि हाँ सर ऐसे ऐसे सॉल्व कर लिया। बात यह है कि ये जो एनालाइजेशन पोर्शन है ना, ये क्वेश्चन मैं बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूं बच्चों। इस क्वेश्चन में दो मुख्य पार्ट है। पहला पार्ट है कि आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसा फॉर्मूला है जो बच्चों को बाकी बेसिक्स तो सभी याद हो जाते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए क्यूब माइनस बी क्यूब, वो सब याद करके बैठे हो, लेकिन इसे भूल जाते हैं। कंपटीशन उसे ही पूछता है जो आप भूलने की टेंडेंसी रखते हैं। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखिए। अब दूसरा पार्ट क्या है? दूसरा पार्ट है कि चलो आपको फॉर्मूला याद था, आपने उससे कुछ कंक्लूजन भी निकाला, पर उस कंक्लूजन से कुछ सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, वो बात। और इसे सॉल्व, अब कई बार बच्चों के मन में आएगा कि सर ये तो आपने सॉल्व कर दिया, मतलब ये हमारे दिमागों में कैसे आएगी ये बात, मतलब हम कैसे सोचेंगे कि ऐसे परफेक्ट स्क्वायर बना दें। एक बात बताता हूं बच्चों, इसे गांठ बांध लो। हमने भी जहां से सीखी या और जिसे भी आती है, जिसने भी सॉल्व किए हैं सवाल, कोई भगवान के घर से सीख कर नहीं आता। और हर चीज एक्सपीरियंस से आती है, हर चीज मेहनत से आती है। कोई भी ऐसा नहीं होता कि विलक्षण बुद्धि का धनी है और जिसने एकदम पहली बार देखा और कर दिया। अगर आप किसी बच्चे को ऐसा देख भी रहे हैं जो पहली बार में कर रहा है, तो वो उसका पहली बार नहीं है। आपका पहली बार हो सकता है पर उसका पहली बार नहीं है। एवरीथिंग कम्स विद एक्सपीरियंस। आप सवाल को लीजिए। मैं आपको सिर्फ इन सेशंस में ये नहीं सिखाऊंगा कि सवाल कैसे सॉल्व किया जाता है, मैं सिखाऊंगा सवाल को अप्रोच कैसे करना है। वो चीज आपके एक्सपीरियंस को डेवलप करेगी। तो सवाल आपके सामने आया, अब सवाल को लेकर बैठो भाई, तसल्ली से लेकर बैठो। इसमें मुख्य भूमिका है कंसंट्रेशन की। भाई आपने ये जो सारा प्रोसीजर है, ये मैंने अभी एक झटके में बता दिया, 2 से मल्टीप्लाई करो, स्क्वायर बनाओ और ऐसे बनाओ, पर ये एक झटके में आपसे नहीं निकलेगा। आप पहले 10 बार सवाल को गलत करेंगे, फिर हो सकता है कि 11वीं बार में आपके दिमाग में यह आए कि यार ऐसा करके देखते हैं। पर क्या आपके अंदर इतना पेशेंस है कि आप उस 11वीं बार तक रुकें, या फिर आप वो 10 बार में बस 2 बार में छोड़ देंगे सवाल को कि हाँ भाई 2 बार मैंने अटेम्प्ट किया और 2 बार में अब नहीं हो रहा है, अब सर बताएंगे। अगर सर बताने वाली टेंडेंसी है तो सर सीखेंगे, आप नहीं सीखोगे। इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि सर का बताया हुआ कोई भी क्वेश्चन आपके उतना काम नहीं आएगा। आप चाहे आपसे क्वेश्चन बना ना हो, पर आपने उसे बहुत बार अटेम्प्ट कर लिया, यार पूरा पूरा दिन लेकर बैठे रहे, आज का दिन लग गया, कल का भी दिन लग गया, एक सवाल में पड़े हैं डटे हुए, थोड़ी देर बाद छोड़ के कुछ और करने लगे, फिर वापस आए लौट कर। ऐसे टेंडेंसी मैं जो डेवलप करना चाह रहा हूं ना आपके अंदर, वो है टेंडेंसी टू थिंक, टेंडेंसी टू सिट। बैठना होगा आपको तसल्ली से सवाल को लेकर, और समाधि लगनी चाहिए आपकी। समाधि मतलब यार कि अगल बगल में अगर ढोल नगाड़े कुछ भी बज रहे हो तो आपको नहीं फर्क पड़ रहा, पता ही नहीं चल रहा क्या चल रहा है, इतने डूबे हुए हैं आप उस सवाल को करने में। वो डेवलप होना चाहिए। कंसंट्रेशन इज द मेन इशू मैनी टाइम्स। अगर आप उसे सही कर लेंगे ना बच्चों, तो आपकी स्टडीज का 75% पोर्शन सही हो जाएगा। गारंटी लिखवा के ले लो। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो मैथ्स का करा रहे हो, किसका करा रहे हो, ये मैथ्स फिजिक्स ये नहीं चल रहा है, ये नीट आईआईटी नहीं चल रहा है। मैं तुम्हें पढ़ना सिखा रहा हूं मेरे बच्चों। समझ में आ रही है बात? आ रही है? सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट कि जो मैं आपको चाहता हूं कि भैया ये चीज हम सीख लें। आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीबडी। ओके, अब मैं दूसरी चीज क्या चाहता हूं आपसे कि भाई जो आप देखें, इन पूरे सेशंस में मैं आपको कुछ नया पढ़ाऊंगा नहीं, वही छोटी छोटी बातें लेता रहूंगा और उन छोटी बातों से उन जगह पर स्ट्राइक करूंगा जहां पर मुझे लगता है कि यहां पर आप गलतियां करते हैं, या फिर आपकी टेंडेंसी जो डेवलप होनी है पढ़ने की, वो यहां से डेवलप होनी है। आर यू गेटिंग मी? ओके, सो कमिंग टुवर्ड्स नेक्स्ट। अब एक जो चीज है
जो मुझे काफी नोटिसेबल लगती है, या फिर मैंने बहुत अधिकांश बच्चों में मैं पाता हूं कि यार कहां गड़बड़ हो रही है, वो है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले सब बच्चे रट लेते हैं कि हाँ यार एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन एन एक्स एन माइनस वन होता है, ई की पावर एक्स का साइन एक्स का कॉस एक्स, ये सब पता होता है। पर एग्जैक्टली ये नहीं पता होता यार डिफरेंशिएशन है क्या भला, मतलब आप डिफरेंशिएशन कर क्यों रहे हैं, क्या है क्या वो चीज। तो इसको समझ लो बेटा, बिल्कुल क्लियरिटी से करते हुए चलो, और हर चीज को बेसिक से समझना, तभी अच्छा करोगे। डिफरेंशिएशन क्या होता है, ध्यान से सुनो। डिफरेंशिएशन, मान लो आपकी एक सहेली है जिसका नाम है बन्नो। क्या नाम है? बन्नो। ठीक है, अच्छी सहेली है आपकी। और बन्नो जो है वो 30 मीटर पर सेकंड से भागी जा रही है। भागना स्टार्ट किया उसने 30 मीटर पर सेकंड से, मान लिया जाए। अगर मैं आपसे पूछूं कि यार ये 30 मीटर पर सेकंड का मतलब क्या है, तो आप कहेंगे कि सर एक सेकंड में वो 30 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। मैंने कहा चलो अच्छी बात है। अगर मान लो वो रैंडम भाग रही, कभी धीरे भागी, फिर उसके बाद तेज भागना शुरू किया, और फिर इस तरीके से, मतलब लाइक ग्राफ से समझाने की कोशिश करूं तो मान लो ये डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाओ। ये आपका एक्स डिस्टेंस को और इधर टाइम को रिफर कर रहा है, और ये कुछ ऐसा ग्राफ है इस तरीके का, मतलब पहले कम था फिर थोड़ा बहुत तेजी से बढ़ता चला जा रहा है, डिस्टेंस जो है बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इस तरीके का ग्राफ है। मैंने आपसे कहा कि चलो ठीक है, ये तो आपने लगभग एक एवरेज स्पीड टाइप बताई है ना। मैंने आपसे कहा कि यार मुझे तो ये बताओ कि जब टाइम 10 सेकंड था, मतलब उसने 0 सेकंड से स्टार्ट किया, आप स्टॉप वॉच लेकर खड़े हैं, तो स्टॉप वॉच में जब उसका समय 10 सेकंड हुआ तो 10 सेकंड में उसकी स्पीड क्या थी। मतलब 10 सेकंड का अंतराल, मतलब 0 से 10 सेकंड नहीं बोल रहा मैं बोल रहा हूं कि एट 10 सेकंड स्पीड क्या थी। सवाल समझिएगा मेरा। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर मतलब 10 सेकंड में स्पीड क्या है, मतलब एट 10 सेकंड स्पीड क्या थी। सवाल कुछ अटपटा सा लग रहा है। मतलब जस्ट अगर मैं एट उस समय काल में देखूं तो इसका मतलब है उस जगह तो समय रुक गया। 10 सेकंड पे तो आपने समय को रोक दिया ना, और रोक दिया तो रुके हुए समय में वो भाग कैसे रही होगी। बात समझ में आ रही है मेरी? तो रुके हुए समय में वो भागेगी कैसे, वो तो वहीं पर जम जाएगी ना, फ्रीज हो गया टाइम एट 10 सेकंड्स। तो फिर ये तो सवाल ही अनुचित हुआ ना कि भाई 10 सेकंड में मतलब स्पीड क्या होगी। तो फिर मैंने कहा कि चलो ये बात भी तुम्हारी सही है कि 10 सेकंड में तो टाइम फ्रीज हो जाएगा, तो वैसे कैसे। तो एक काम करते हैं, 10 के स्लॉट को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा आगे का स्लॉट ले लेते हैं, 10 से आगे, मतलब लाइक दिस इज, इफ दिस इज 10 देन दिस विल बी 10.00000000, ऐसे बहुत सारे जीरो देन 1, ऐसा बहुत छोटा सा अंतराल ले लिया मैंने कहा आपको अंतराल ही चाहिए ना, इंटरवल ऑफ टाइम ही चाहिए ना, तो ठीक है अपन एक काम करते हैं, बहुत छोटा सा इंटरवल ले लेते हैं, 10 से इतने 10.00000000000000000001, ऐसे समझे। तो ऐसा एक छोटा सा अंतराल ले लिया, इतने समय में बताओ भैया, तो इंटरवल चाहिए था ना आपको। तो अब इतने समय में कितना, तो इतने समय में आप कहोगे कि चलो ठीक है, तो इतने समय में आप इधर निकालोगे कि भैया कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, डेल्टा एक्स, और इस टाइम को हम बोलेंगे डेल्टा टी, छोटा सा टाइम इंटरवल, आप जानते हो कितना है, इतने में से इतना माइनस कर देंगे। तो फिर आप कहेंगे कि जो भैया वेलोसिटी आएगी, दैट वेलोसिटी इज डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, यही तो आएगी। तो डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, और व्हाट इज डेल्टा टी हियर, डेल्टा टी इज 10.00 माइनस दिस, यानी कि आएगा 0.000000000000, ऐसे 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 0.0001, इतना छोटा सा है डेल्टा टी। तो यही क्वांटिटी जो आपकी आई, इसी को बोलते हैं बेटा वी इंस्टेंटेनियस, यानी उस इंस्टेंट पर, और यही है आपका डिफरेंशिएशन। इसी डेल्टा को हम डी लिख देते हैं, dx बाई डी टी। तो सबसे पहली चीज आपको यह समझ में आनी चाहिए कि डिफरेंशिएशन कहते किसे हैं। आपने ये पढ़ा होगा कि वेलोसिटी होती है dx बाई डी टी, देख रहे हैं ना।
पर dx बाई dt मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे हुई? वो ये है, मैं चाहता था 10 सेकंड पर निकालना, पर 10 पर पॉसिबल नहीं है, वहां टाइम फ्रीज हो जाएगा, तो मुझे एक इंटरवल चाहिए होता है। तो मैं एक बहुत छोटा सा इंटरवल ले लेता हूं, 10.0000 ऐसे ऐसे करता हुआ एक छोटा सा इंटरवल ले लिया। दैट डेल्टा टी इज दिस मच स्मॉल। देखो कितना स्मॉल है, उतना स्मॉल जब हो तब आप कहोगे कि वो v इंस्टेंटेनियस है, समझे? और वही होता है dx बाई dt। जो आप डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले देखते हैं ना बेटा, वो सभी 12th में मैथ्स में निकाले जाते हैं, पर अभी आपको फीलिंग इसलिए नहीं आती क्योंकि आप 11th में एंटर करते हैं। तो होता ये है, समझ गए? तो आप जो भी निकालेंगे या आगे जितने भी आपने फॉर्मूले पढ़े भी होंगे अपनी क्लासेस में, एक्सेलरेशन को लिखते हैं dv बाई dt, वो सभी, उन सभी का मतलब यही है, एक्सेलरेशन इज dv बाई dt। इसका मतलब डेल्टा v बाई डेल्टा t, एट दिस डेल्टा t इज वेरी स्मॉल देयर, बहुत छोटा अंतराल में अगर मैं वेलोसिटी के चेंज की बात करूं, दैट इज दैट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस। नहीं समझे मेरी बात? ठीक है, तो आज के इस सेशन में बेटा मैंने 2 पॉइंट्स मुख्यतः लिए। एक मैंने डिफरेंशिएशन का थोड़ा सा विश्लेषण रखा, भाव, मैं यूं कह रहा हूं, मैं डिफरेंशिएशन नहीं सिखाया आपको कि डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले क्या होते हैं, मैंने डिफरेंशिएशन का भाव बताया आपको। एग्जैक्टली जो आप डिफरेंशिएशन करते हो उसका मतलब क्या होता है, उस भाव को सिखाने की कोशिश की मैंने। ठीक है, तो भाव, अब आप जितनी भी चीजें आपकी वीक है ना, उनके भाव पकड़ने की कोशिश करना। कल का जो सेशन होगा उसमें मैं एक तो इंटीग्रेशन का भाव लेने वाला हूं। इंटीग्रेशन एग्जैक्टली में होता क्या है, उसके एलिमेंट लेने का क्या फंडा है, जब आप एलिमेंट लेकर फंसते हैं या कहां कैसे एलिमेंट ले रहे हैं, तो उसमें क्यों, एक वो, और एक कुछ ऐसे सवाल जैसे जिन्हें हम कंस्ट्रेंट मोशन के नाम से जानते हैं, और उसमें बच्चा थोड़ा उलझता है कि यार उसे फील नहीं आ पाता, यार ये कैसे ऊपर जा रहा है, कैसे नीचे आ रहा है, वो पुली इधर जा रही है, वो इधर जा रही है, फलाना ढिमका। वो हम सेकेंड सेशन में बात करेंगे बच्चों। एक चीज फर्स्ट सेशन से, अभी 15 दिन तक जो आप सभी बच्चों को करनी है वो ये, रात को सोने से पहले थोड़ा सा मेडिटेशन करना। इससे कंसंट्रेशन में बहुत फर्क पड़ता है। हम सभी बच्चों को कंसंट्रेशन की इनिशियली प्रॉब्लम होती है, मन बहुत व्यथित होता है, इधर उधर बहुत भागता है। आपको आदत बना लेनी है सोने से पहले ऐसे, जैसे वो साधु महात्मा बैठे रहते हैं ना, बिल्कुल वैसे कमर सीधी करके बैठना है, लंबी लंबी सांसें लेनी है और अपने माइंड को शून्य की अवस्था में लाने की कोशिश करनी है बच्चों। मतलब कोई विचार नहीं। अच्छा, ये सोचना भी एक विचार है कि कोई विचार नहीं, तो ये भी नहीं, बिल्कुल शून्य। बहुत मुश्किल है, द टफेस्ट वर्क ऑफ योर लाइफ, शून्य अवस्था लाना, पर कोशिश करिएगा। देखेंगे 15 दिन में आपका कंसंट्रेशन बहुत बेटर हो गया है। ठीक है बच्चों, तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। होपफुली विद इन 15 डेज, स्पैन ऑफ दिस 15 डेज आपके अंदर क्रांतिकारी बदलाव आ चुका होगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू, फिर मिलेंगे।